सवाल हो गया था। चलो भैया, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, अध्याय 6। क्या है बच्चों अध्याय 6? वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। अध्याय 6 वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। चलो, बड़ा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और चैप्टर जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, बोर्ड के लिए भी, आपके प्रैक्टिकल वाइवा के लिए भी। चलो, तो इस चैप्टर में बच्चों हमें पढ़ना है वैद्युत परिपथ के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत परिपथ के बारे में। और उसके साथ हमें वैद्युत परिपथ में एक जबरदस्त नियम देखने को मिलेगा, किरचॉफ का नियम। ठीक है, जिसका डेरिवेशन, जिसके यूजेस, सारी चीज़ों को मिला करके हमें पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में आप लोगों का चैप्टर से परिचय करा दें कि ये चैप्टर आपसे कहना क्या चाह रहा है। चैप्टर एक्चुअल में, चैप्टर का नाम उस चैप्टर के भीतर उपस्थित सभी कंटेंट का निचोड़ बताता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हम यहाँ पूरी एक सर्किट को समझेंगे। सर्किट का मतलब वायरिंग समझ लो, परिपथ समझ लो। जैसे यहाँ पे भी ये सब वायरिंग हुई है ना, ये सब सर्किट क्या है बच्चों? सर्किट है, मतलब परिपथ है। तो हमको इन्हीं के विषय में पढ़ना है और साथ ही साथ उस पर किरचॉफ का नियम क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं इसमें पहले हेडिंग के लिए, जिसका नाम है वैद्युत सेल। क्या भैया? वैद्युत सेल। चलो, ध्यान दे करके समझेंगे आप लोग वैद्युत सेल क्या होता है। देखिए, वैद्युत सेल एक युक्ति है, हालांकि केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं बात, है ना। वैद्युत सेल क्या होता है ये बात हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो सेल क्या है? एक ऐसी युक्ति मतलब तरीका, जुगाड़, उपाय, है ना, जो क्या करता है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हाँ, ये भी बात है इसमें, मैंने केमिस्ट्री में ये बात पढ़ा भी है आप लोग को कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाले भी सेल होते हैं, और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले भी सेल होते हैं। तो सेल तो अपने दोनों प्रकार के होते हैं। हालांकि फिजिक्स में अपने को यहाँ जो सेल पढ़ना है वो केवल वही सेल पढ़ना है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करे? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो चलिए समझे पहले क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सेल क्या है बच्चों? एक युक्ति है। क्या भैया? युक्ति। कैसी युक्ति? मतलब जुगाड़, उपाय, तरीका। एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? वैद्युत ऊर्जा में करता है। और रासायनिक ऊर्जा को जब आपका सेल वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन कर देता है तो परिपथ की धारा लगातार बहती है, निरंतर वो बहती जाती है। फिर धारा के मार्ग में रुकावट तब तक नहीं आती जब तक कि रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना बंद नहीं कर देती। ठीक है, अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि एक सेल बनता कैसे। ये बात समझ में आया? डेफिनेशन समझ गए? वैद्युत सेल का डेफिनेशन क्या होगा भैया? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है ठीक, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है और परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखती है। समझ में गया? ठीक है, अब इस बात पे विचार करो, सेल कैसे बनते हैं। तो सेल बनने का तरीका बड़ा आसान है बच्चों। सबसे पहले आपको एक घोल ले लेना है। क्या ले लेना? घोल। और ये घोल किसका रहे? वैद्युत अपघट्य का रहे। किसका रहे बच्चों? वैद्युत अपघट्य का कोई घोल ले लीजिए। अब वैद्युत अपघट्य के घोल में तमाम चीजों को केमिस्ट्री में मिला था हम लोग को, है ना। जैसे आप यहाँ पे ZnCl2 का घोल ले सकते हैं। ठीक है, NaCl का घोल ले सकते हैं। तमाम चीजें हैं जिनके घोल आप ले सकते हैं। और इसमें बच्चों धातु की 2 छड़ें होती हैं। इसमें क्या होती है? धातु की 2 छड़ें होती है और इसी विलेन में डूबी रहती है। समझ में आ गया? इसी विलेन में क्या करती है बच्चों? ये छड़ें डूबी रहती हैं। इन छड़ों को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के बच्चों? 2 प्रकार के। आपका एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। ये बात दिमाग में बिल्कुल मत बिठाइए कि कैथोड मतलब धनात्मक, एनोड मतलब ऋणात्मक, या एनोड मतलब धनात्मक, कैथोड मतलब ऋणात्मक। ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत बिठाइए। आप लोगों को मैंने ये पढ़ा रखा है कि 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होता है वोल्टीय सेल या गैल्वेनीय सेल, है ना।
तो ये दो प्रकार के सेल हैं। इन सेलों की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कैथोड का मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। समझ में आ गया? ठीक है, बस दो होते हैं, उनमें से एक का नाम कैथोड है, दूसरे का नाम एनोड है, यही जानेंगे। सेल जिस हिसाब से होगा वो निर्धारित करता है कि कैथोड का मतलब धनावेशित है या ऋणावेशित। समझ में आ गया? ठीक। तो वैद्युत सेल क्या है बच्चों? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और परिपथ में धारा लगातार प्रवाहित करती है। समझ में आ गया? ठीक है। इस सेल को कैसे बनाया जाता है? सेल में एक रासायनिक घोल होता है वैद्युत अपघट्य का, और उसी घोल में आपके धातु के दो क्षण डूबे हुए होते हैं। इन क्षणों को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनमें से एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। अच्छा, ये सेल बनाने की प्रक्रिया है? हाँ, ये सेल ऐसे बनता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये सेल की सामान्य संरचना है। अब इसके बाद देखिए भैया, इसके बाद अगला टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल समझने में कोई डाउट नहीं किसी को? ध्यान दीजिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखो भैया, सेल का विद्युत वाहक, जरा नाम तो देखो इसका, रोहित नाम देखो इसको, सब दिखाई दे रहा है? बॉर्नवीटा पिए दिख रहा है? अरे हाँ, क्या पी क्या है? नील और रजनी सेट पी गया है। उसका असर आज भी था। इतने खुखार चीजों को पी करके क्यों आते हो? भांग उंग खा करके आया करो, और ये अच्छा लगेगा। हाँ, और अच्छा लगेगा। चलो देखो देखो, ये देखो बच्चों, विद्युत वाहक बल। अच्छा, ओह माय गॉड, व्हेयर केम फ्रॉम यू? कैलिफोर्निया? जमाइका से आया। युगांडा। सुनो, क्या है? फ्रॉम युगांडा। चलो यार देखो, सेल का विद्युत वाहक। जरा नाम से गेस करो कि ये क्या हो सकता है? विद्युत को ढकेलने वाला बल। वाहक का मतलब क्या? जो ले जाए, ढोए, है ना? विद्युत को ढोने वाला बल कहाँ पाया जाता है? सेल। तो सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। अब जरा कंटेंट को ठीक से समझे कि हो क्या रहा है। देखो, यहाँ मान के चलो बच्चों, ये एक सेल है। क्या है भैया? सेल। ये है सेल, ठीक है। और अगर सेल को कई बार आपस में मिलाओगे, जोड़ोगे, तो उससे एक बैटरी बन जाती है। ठीक है, सेल को आपस में जोड़ने से क्या बनती है? बैटरी बनती है। और एक चीज जानो, बैटरा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बैटरा नहीं होता, होती बैटरी ही है। हाँ, इन्वर्टर वाले को बैटरा बोलते हैं। नहीं, वो है बैटरी ही। बैटरा जैसा कुछ नहीं होता। जैसा हाथा होता है क्या? नहीं, हॉर्स होता है। हाँ, हाथा माने हॉर्स। अरे सर जी, वो हाँ होता। अरे वो वाला नहीं मैं कह रहा है। कैसे पानी करते हैं? नहीं नहीं, अरे तुम लोग मेरे सेंस नहीं समझ रहे हो। सर वो ट्रैक्टर में होता है। देखेंगे तो सही हाथा कहेंगे। हाँ, ये समझ रहे थे। जैसे हाथी अगर थोड़ा ज्यादा विशालकाय हो तो उसको सेंस में हाथा बोलते हैं, है ना? तो वो अपने इमोशन को बता रहा है। तो फिर ऐसे ही बैटरी थोड़ी जबरदस्त अगर दिखने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैटरा बोलते हैं। पर वो होती बैटरी ही है जो छोटे छोटे सेलों के संयोग से बनती है। आगे पढ़ाऊंगा इसको। चलो अब ध्यान दो कि बाबू सेल है एक ठो। अब सेल में दो ऐसे सींग लगे होते हैं, है ना? ऐसे लगे होते हैं लोग, ठीक है। और इसमें आप ऐसे वायर जोड़ दो। क्या करो बच्चों? वायर जोड़ दो। और वायर जोड़ने के बाद यहाँ ऐसे मान लिया एक छोटा सा बल्ब लगा दिया। स्विच विच भी बन के तो लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। अरे अपना ईटा वाला वॉलपेपर दिख रहा है यार। ये लोग समझेंगे हम लोग कितने गरीब हैं। वही ना, टाइल्स। लोग क्या कहेंगे?
कुछ तो लोग लोग तो कुछ कहेंगे नहीं, उन लोगों को जैसे ये ना पता चले ना, वो लोग सोचेंगे भाई अरे कंबल लेकर के आना चाहिए था ना तुमको। चलो चले को अरे वो सोने का चद्दर ले आया है। चलो देखो बच्चों, कीप क्वाइट। ये एक सेल है, क्या है भाई? और ये सेल में आपने क्या किया, एक सर्किट जोड़ दिया, वायर जोड़ दिया और एक बल्ब जोड़ दिया, ठीक। अब क्या होगा, ये धन विभव है, ये ऋण विभव है। सामान्यतः धारा धन विभव से निकलती है और ऋण विभव में प्रवेश करती है। तो यहाँ से धारा ऐसे से निकल रही है, जा रही है, बल्ब को जला दिया, रिटर्न वापस नेगेटिव टर्मिनल में आ गया, ऐसे होता है। तो भाई ये जो नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है वो आने के बाद कहाँ जा रहा है, और जो पॉजिटिव से निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है? तो एक्चुअली ये धाराएं जो होती हैं ये नेगेटिव में प्रवेश करती हैं, सेल के भीतर भी आती जाती है बाबू, है ना। पूरा कंटेंट ऐसे ऐसे आएगा फिर ऐसे वही पहुंचेगा, धारा ऐसे चलती है। और सेल के अंदर भी, यानी यहाँ से क्या समझ में, यहाँ से भी समझ में है कि धारा सेल के अंदर भी जाती है। धारा कहाँ जाती है? सेल के अंदर भी जाती है। तो धारा सेल के अंदर तथा बाहर दोनों जगहों पे प्रवाहित करने में आपका सेल जितनी ऊर्जा देता है उसी ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। सेल के अंदर भी धारा प्रवाहित करने के लिए और सेल के बाहर भी धारा प्रवाहित करने के लिए आपका सेल जितनी ऊर्जा लगाता है उसी ऊर्जा का नाम है बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है बच्चों सेल सहित, क्या? सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित पूरे परिपथ में बच्चों एकांक आवेश को, किसको? एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन समझ में आया? सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित का मतलब सेल के अंदर वाले हिस्से में भी मिला करके, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये समझ में आया? ठीक है। अब ये जो सेल का विद्युत वाहक बल है इसे हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लिया कि इस परिपथ में बच्चों क्यू कूलाम का आवेश बह रहा है। कितना आवेश बह रहा है? क्यू कूलाम के आवेश बह रहा है इसमें। और बबुआ क्यू कूलाम के आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में भेजने के लिए सेल ने मान लिया कैपिटल डब्ल्यू जूल की ऊर्जा लगा दी। कितना एनर्जी दिया सेल ने? कैपिटल डब्ल्यू जूल। तो बाबू ये डेफिनेशन के हिसाब से सेल के विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या बनेगा? W बटे Q। ऐसा क्यों हो रहा है कि W बटे Q ही बन रहा है बच्चों? क्योंकि एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आया? ऊर्जा कह लो, कार्य बराबर ऊर्जा सदैव होगा, ये कभी अलग नहीं हो सकते, ये हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो कार्य कह लो, सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, दोनों बातें कह सकते हैं। तो बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। कैपिटल ई से इसको डिनोट करते हैं। मान लिया हमारे पास एक परिपथ है जिसमें क्यू कूलाम का आवेश बह रहा है और इस क्यू कूलाम के आवेश को सेल के बाहर भी सेल के अंदर भी प्रवाहित करने में अगर आपका सेल कैपिटल डब्ल्यू जूल का कार्य कर रहा है, डब्ल्यू जूल की ऊर्जा दे रहा है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W बटे Q। मात्रक क्या बन जाएगा भैया? जूल प्रति कूलम। इसी का नाम वोल्ट। समझ में आया? इसी का नाम क्या है बच्चों? वोल्ट। इतना कॉन्सेप्ट समझने में किसी को कोई डाउट नहीं? सेल का विद्युत वाहक बल समझ में आ गया? ठीक। अच्छा आपसे मोटे मोटे तौर पे कोई पूछे कि क्या है सेल का विद्युत वाहक बल, उसे जनरली बस इतना कह दो कि सेल के बाहर भी धारा जाती है, सेल के अंदर भी धारा जाती है, दोनों जगहों पे धारा भेजने के लिए सेल ऊर्जा देता है और वो जितनी ऊर्जा देगा वही सेल का विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया? ठीक है। इसको कैपिटल ई से लिखते हैं। इसका मात्रक होता है W बटे, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है E बराबर W बटे Q। इसका फॉर्मूला होता है, मात्रक होता है जूल प्रति कूलम, जिसे वोल्ट कहा जाता है। समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए आगे, इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग बच्चों टर्मिनल
विभवांतर, विभव इसको समझो भाई, क्या है टर्मिनल विभवांतर, ध्यान देंगे बच्चों। टर्मिनल विभवांतर जो होता है ये भी विभवांतर ही है, सामान्य विभवांतर है, बस टर्मिनल का मतलब होता है सिराओं का विभवांतर। कहाँ का विभवांतर? सिराओं। कहाँ के सिराओं का भैया? परिपथ में ही किन्हीं दो बिंदुओं का सिरा ले लो। जैसे सेल के भीतर का मामला छोड़ दो खाली, जैसे मान लिया कि ये तुमने एक सेल ले लिया, क्या लिया बच्चों? सेल ले लिया, और तुमने क्या किया, सेल के सिरों पर यहाँ पे एक वायर जोड़ दिया और वायर में तुमने क्या किया, बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो इस बार सेल के भीतर वाली धारा में तुम दखल अंदाजी मत करो, इस बात पे तुम विचार ही मत करो कि सेल के अंदर जो धारा आ रही है उस धारा के लिए सेल कितनी ऊर्जा दे रहा है, इस बात पर तुम विचार मत करो। सेल के बाहर कहीं दो बिंदु ले लो, यहाँ ले लिया, वहाँ ले लिया, या फिर रेजिस्टेंस के इन्हीं हिस्सों पर ले लिया। सेल के बाहर पूरे परिपथ में कहीं दो बिंदु निर्धारित कर लो, और अब की बार इन दो बिंदुओं के बीच, जो कि सेल के बाहर है, दोनों बिंदु कहाँ है? सेल के बाहर। तो सेल के बाहर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में अगर आपका आवेशित कण ट्रैवल कर रहा है तो वो ट्रैवलिंग सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के सोर्स से करेगा, और उनको परिपथ के बाहर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में आपका सेल उनको प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा देता है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है विवेक कुमार? टर्मिनल विभवांतर। समझ में आया? यानी मिला जुला करके मैं क्या रहा हूँ, मिला जुला करके मैं ये कह रहा हूँ कि अब की बार आपकी जो धारा हो वो परिपथ के बाहर में खाली बहे, ठीक है। कहाँ बहे? परिपथ के बाहर कहीं बहे। तो परिपथ के बाहर जब कहीं बहेगा बच्चों, तो ऐसे परिस्थिति में केवल बाहर बहने में आपका सेल जितनी ऊर्जा लगाएगा या जितना कार्य करेगा वो टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। समझ में? इस बार सेल के भीतर धारा बहने में कितना सेल कार्य कर रहा है ये नहीं देखना है, आपको केवल क्या देखना है कि सेल के बाहर कोई दो बिंदु के बीच में हमारा सेल अपने आवेश को भेजने के लिए, धारा को प्रवाहित करने के लिए कितनी ऊर्जा दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों टर्मिनल विभवांतर। इसका डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा है, सेल के बाहर या बाह्य परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, सेल के बाहर बाह्य परिपथ, सेल के बाहर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, कहाँ बच्चों? दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो साफ शब्दों में, सेल के बाहर मतलब सेल के अंदर का कोई मामला नहीं इधर, किन्हीं दो बिंदु ले लो सेल के बाहर परिपथ में, और उनके बीच अगर एकांक आवेश प्रवाहित कर रहे हो तो जितना कार्य करना पड़ेगा आपको वही किया गया कार्य क्या कहलाएगा बच्चों? टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। समझ गए इतनी बात को? ठीक है। अब टर्मिनल विभवांतर को बच्चों कैपिटल V से लिखा जाता है। टर्मिनल विभवांतर को किससे लिखा जाता है? कैपिटल V से लिखा जाता है। समझ में आ गया? अब आपको टर्मिनल विभवांतर कितना है? कैपिटल V है। और मान लिया कि कितना आवेश सेल के भीतर, सेल के बाहर परिपथ के लिए जा रहे हैं? Q कूलम। जैसे मान लिया कि Q कूलम का आवेश है हमारे पास। अब इस Q कूलम के आवेश को सेल के बाहर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर हम प्रवाहित कर रहे हैं तो मान लिया प्रवाहित करने में हमारा सेल कितना कार्य कर रहा है? W जूल मान ले रहे से। तो बबुआ टर्मिनल विभवांतर V बराबर W बटे क्यों भैया ऐसा क्यों है? क्योंकि एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। समझ में आया? और एकांक आवेश को, जैसे Q कूलम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W है, तो एकांक आवेश के लिए आपको W बटे Q करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। तब इससे आप पढ़ेंगे कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य आपको क्या कहलाता है बच्चों? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। समझ में आया? इसको V से लिखते हैं, फॉर्मूला V बराबर W बटे Q। ये वही ऊर्जा है जो सेल दे रहा है, बस एक छोटा सा अंतर है कि सेल के अंदर की ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है, खाली सेल के बाहर परिपथ में भेजने में ऊर्जा शामिल है।
तो इसके नाते इसका मात्रक बनेगा बच्चों जूल प्रति कूलम। क्या बनेगा बच्चों? जिसे कहा जाता है वोल्ट। क्या कहा जाता है बच्चों? वोल्ट कहा जाता है। समझ में आ गया? कट आउट। ठीक। अब इसके बाद बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या बच्चों? सेल का आंतरिक सूत्र वाला फिर से बता दीजिए। क्या? W/Q। एकांक आवेश है ना, एकांक आवेश, और कार्य को तुम विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर कह रहे हो, तो टर्मिनल विभवांतर को B से लिखोगे, यानी B बराबर W, क्योंकि कार्य को विद्युत वाहक बल कह रहे हो। लेकिन एकांक आवेश को तो एकांक पाने के लिए आपको 4 से भाग करना पड़ेगा, तब बनेगा B बराबर W/Q। ठीक है? नहीं, ये डिपेंड करेगा कि सेल से हम धारा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जब किसी सेल से धारा नहीं लिया जाता है तब टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, लेकिन जब सेल से धारा लिया जाता है तो जो विद्युत वाहक बल होता है ये टर्मिनल विभवांतर से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है? वाहक मतलब तो चलाना। हाँ, बिल्कुल चलाना होता है, अकेलना ढूंढना सब कुछ कर सकते हो। ठीक है? वाहन क्या करता है? वाहन क्या करता है? जैसे गणेश जी का वाहन क्या है? मूस। वेरी गुड। क्या है? मूस। मूस क्या करता है? गणेश जी को ढोता है ना? तो ऐसे वो भी है। ठीक। मुरैला किसका? मुरैला कार्तिकेय जी का, गणेश जी के भाई का। नहीं है वो। चलो रहने दो, भारत देश इस मामले में बहुत हाँ। अच्छा, क्या है? फिलहाल शांति बनाए रखें। दुर्गा पूजा आ रहा है। कब है दीपावली? 28 अक्टूबर। अरे सर जी आंतरिक प्रतिरोध पढ़ाइए। इसमें छुट्टी है 4 दिन। और दशहरा सितंबर में चालू है 27। अब 5 को विजयदशमी है। हाँ, बहुत छुट्टियां पड़ गई। 28 मार्च को होली है। हाँ। होली हम लोग के पेपर के बाद है सर। चलो पेपर की सेल का आंतरिक प्रतिरोध। फंक्शन और रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। डिलीट, इधर समझो। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बच्चों अभी एक चीज देखा कि नहीं देखा कि धारा सेल के अंदर भी जा रही थी, जा रही थी ना? और सेल के अंदर क्या भरा रहता है? रासायनिक घोल रहता है। क्या रहता है? वैद्युत अपघट्य का घोल रहता है। जब धारा सेल के अंदर जाने लगती है तो ये घोल क्या करते हैं? उस धारा के मार्ग में रुकावट बनते हैं। धारा के मार्ग में क्या बनते हैं? रुकावट बनते हैं आदित्य कुमार। और उसी रुकावट का नाम है सेल का आंतरिक। यानी देखो सामान्य तौर पे बच्चों सेल के भीतर का घोल है ना, सेल के भीतर का घोल ही क्या कहलाता है बच्चों? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। घोल कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। घोल का मतलब होता है यार कि सॉल्यूशन, वैद्युत अपघट्य। अरे तुम जैसे नमक पानी। बस और क्या? वही इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो प्लस और नेगेटिव दोनों है। चलो ले। तो सेल के भीतर का जो घोल होता है और किसका होता है? वैद्युत अपघट्य का होता है। ये घोल क्या करता है? जब सेल के अंदर धारा जाती है तो उस धारा के मार्ग में ये घोल रेजिस्टेंस पैदा करता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। और सेल के अंदर जब धारा जाती है, केवल सेल के भीतर ही जाने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट आता है उस रुकावट का नाम है सेल का आंतरिक। इसे बच्चों स्मॉल आर से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है? स्मॉल आर से लिखा जाता है। दुनिया के दान का कोई भी रेजिस्टेंस रहेगा उसका मात्रक ओम ही। तो फिर और रजनीश ठीक हो? समझ में आ रहा है? हाँ देखा मैंने। अरे ठीक, ऐसा लाजवाब।
अच्छा, चलो बच्चों यहाँ देखो। तो भाई सेल के भीतर का जो घोल होता है ये क्या करता है, जब धारा सेल के अंदर जाती है तो ये घोल सेल के भीतर जाने वाली धारा के मार्ग में एक रुकावट पैदा करता है। इसी रुकावट का नाम है बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ध्यान से, स्मॉल आर की कुछ डिपेंडेंसी देखो बच्चों। देखो स्मॉल आर जो होता है यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, जो सेल की दो प्लेटें लगी होती है, सेल में दो प्लेटें लगी होती है ना, तो सेल की प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये जो स्मॉल आर है यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों सेल के प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है कि सेल की प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी सेल उतना ही ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध लगाएगा। समझ में आया? सेल के भीतर की दूरी जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध लगाएगा। कैसे मेरे बच्चे आदित्य? आओ दिखाते हैं। जैसे मान लो रोहित जादू को लेकर के भाग रहा है। अरे वो अच्छा। हाँ, अपना रोहित वही कोई मिल गया वाला रोहित है। नहीं अभी वो अपडेट नहीं होगा उसको। ठीक है रोहित मेरा, चलो। अरे यार वो मेहरा एक कास्ट है, ठीक है। नेहरा है ना सर जी? नहीं नेहरा मेहरा दोनों होता है। नेहरा जैसे वो अपना एक क्रिकेट प्लेयर आशीष नेहरा। आशीष नेहरा, तो नेहरा भी होता है मेहरा भी होता है। तो चलो देखो, अब कोई मिल गया वाला रोहित, ठीक, देखो ध्यान से। अरे बस करो भाई। तो ये है अपना रोहित और ये दौड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? दौड़। और पीछे जादू को लटका है। किसको लटका है? जादू। ठीक है, जादू को लटका है। अब मान लिया, और यहाँ सब ध्यान से, यहाँ पुलिस सब पड़ी है। पीछे क्या पड़ी है? पुलिस पड़ी है सब। ठीक है, पुलिस पड़ी है। अब ध्यान देना। और अब इसको ऐसे सीधे रास्ते पे भागना है। ठीक है, ये इसका सीधा रास्ता है, इसी पे भागना है। और रोहित का यहाँ मान के चलने, यहाँ से वो भागना शुरू कर रहा है, यानी ये पहला प्लेट है रोहित के लिए, सेल के लिए क्या है? पहला प्लेट। ठीक है, और उसको भाग करके आना। अब मान के चलो ये किस पथ पर भाग रहा है भैया? चरी के खेत में भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? चरी के खेत में। और ये चरी क्या है? यहाँ पे चरी है घोल। चरी क्या है यहाँ पे? घोल है ये। और घोल माने क्या? आंतरिक प्रतिरोध। अब सोचो जरा, इस रोहित का ये पथ जितना ज्यादा लंबा होगा इसके मार्ग में उतना ज्यादा रुकावट आएगा कि नहीं आएगा? एकदम स्वाभाविक आएगा। समझ में आया? ठीक है, इसको और कहीं पथ पे और कहीं भाग नहीं सकता। यही एक रास्ता मिला है कि पूरा ऐसे बहुत विस्तृत चरी का खेत है, उसी चरी के खेत में वो सीधा भागे जा रहा है। तो चरी का खेत उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करेगा ना। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा लंबा उस खेत में चलेगा इसके लिए रेजिस्टेंस यानी रुकावट उतना ज्यादा मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है? वही चीज यहाँ कहा जा रहा है भैया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना कम होगा, और प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। अगली चीज बच्चों, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और सेल के भीतर की जो त्रिज्या कह रहा हूँ आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r है, तो बाबू स्मॉल r जो होता है यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब सोचो जरा, ये खेत अगर पतला सा लंबा सा होता
तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा, और वही खेत अगर वो इसे इधर को पार करने लगे तब, तो ऐसे उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, है ना, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है। समझ में आया? अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए बच्चों तो रेजिस्टेंस घट जाता है। समझ में आया? ठीक। अगली चीज ये है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। समझ में आ गया? ठीक। तो ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध की कुछ डिपेंडेंसी है बच्चों। चलिए, इतनी बातों को समझने में कोई दुख तकलीफ? एक बार और समझ। क्या समझाऊं? यही सर। क्या क्या की बातें। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, सेल के भीतर का रासायनिक घोल होता है। सेल के अंदर जो घोल पड़ा रहे, हाँ, सेल के भीतर का जो रासायनिक घोल होता है वही रासायनिक घोल सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अब किसी सेल में दो प्लेट लगी होती है, अगर प्लेटों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कम होगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि प्लेटों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगी। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होता है। अतः इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके प्लेट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, बस एक सिंपल। हाँ, कांस्टेंट नहीं रहता क्या चीज़? ये आजकल का आंतरिक प्रतिरोध। क्यों कांस्टेंट रहेगा जब वो डी और ए पर डिपेंड करता है? चलिए, इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए सर। एमआर विकास कुमार, हाँ, अभी चलो, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब थोड़ा सा सीरियस होकर के, शांति मार करके, कुंडली मार करके बैठ जाओ अपने अपने बेंच पर और ध्यान से समझो। देखो मेरे बच्चों, सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। चलो गाइज, तो सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का विद्युत वाहक बल तथा उसके आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है देखते हैं। और यहाँ से हम लोग कई सारे फॉर्मूले निकालेंगे जिससे हम कुछ कंटेंट समझ पाएंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कब निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कब निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। चलो समझते हैं। चलो गाइज आओ, सबसे पहले एक परिपथ बना लिया जाए गाइज, ठीक है? अच्छा, कौन? विकास कुमार। बच्चों देखो, ये एक सर्किट है गाइज। क्या है? सर्किट। ओए फेंक रेंगो, वो बंद कर। हम कुछ कर ही नहीं रहे, सच्ची हम कुछ नहीं कर रहे। और एक खुखार बॉक्सिंग के बाद फिर से वापसी। चलो, ये फ्लो कर रही है धारा स्मॉल लाइन। गाइस, हे गाइस, ये सर हम ना रखा। शांत रहो बच्चों मेरे। चलो, ये बच्चों, ये जो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप वो किसका है? एक सेल का है। किसका है? सेल का।
सेल में 2 प्लेट होती हैं है। ये बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और छोटी वाली प्लेट नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। और नेगेटिव टर्मिनल के तुरंत बाद अगर रेजिस्टेंस का प्रतीक बना हुआ है बच्चों तो वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध दर्शाती है। और हमने पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक बाय रेजिस्टेंस कैपिटल R जोड़ दिया है। आपकी अगर इच्छा हो तो आप विभवांतर मापने के लिए इसके समांतर क्रम में कोई वोल्टमीटर भी जोड़ दो, अन्यथा छोड़ दो, कोई फर्क पड़ता नहीं। बिल्कुल लगा दीजिए सर। आपको अगर पसंद है कि बिना कुंजी मेरा काम नहीं होगा सर, आप एक कुंजी भी लगा दीजिए, पर मेरा काम बिना कुंजी के भी हो जाएगा। तो इसी नाते मैंने कुंजी नहीं लगाया, ठीक है। अब चलिए समझिए, चलो ध्यान देना। चलो कुंजी लगा ही देता हूँ तो लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। अभी तक ये कुंजी खुली है बच्चों, मान के चल रहे हैं कुंजी कैसी है, खुली है। मैंने इस कुंजी को क्या किया, बंद कर दिया। मैंने कुंजी को क्या किया बच्चों, बंद कर दिया। तो कुंजी में क्या होगा, धारा बहेगा ना। कुंजी में क्या होगा बच्चों, धारा बहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया इसमें Q कूलाम का आवेश, कितना आवेश बच्चों, Q कूलाम का आवेश स्मॉल t सेकंड तक बह रहा है। अरे लाल तबे काबू धारा बात बह, ठीक है। तो मान लिया इसमें Q कूलाम का आवेश कितना टाइम तक, t सेकंड तक बह रहा बच्चों। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, I बराबर Q बटे t, या यहाँ से आप लिख सकते हैं Q बराबर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। मान लिया हमने कि इस परिपथ में Q कूलाम का आवेश कितना टाइम तक बह रहा है, t टाइम तक बह रहा है। तो इसमें बहने वाली धारा का मान I बराबर Q बटी t हो जाएगा। या वहां से Q का मान अगर धारा के टर्म में निकालने जाएंगे तो I इंटू t हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब यानी एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि इस परिपथ में कै कूलाम का आवेश बह रहा है, Q कूलाम। अब कितना टाइम तक बह रहा है, t टाइम तक बह रहा है। और रजनीश तुम लोग होश में नहीं हो, वो जबरदस्ती आंखें खोल करके ऐसे कर रहा है। हमने वही कहा ना कि मतलब अगर यहाँ चाहो तो ऐसे वोल्ट मीटर लगा दो, अन्यथा नहीं भी लगाया, वो खाली इस नाते लगाया जाता ताकि इसका विभवांतर ना पा जा सके, ठीक है। उसमें कोई संशय नहीं है कि उसको नहीं लगाएंगे तो अपना डेरिवेशन नहीं होगा, हो जाएगा। तो इतना समझ में आया, परिपथ में कितना आवेश बह रहा बच्चों, Q कूलाम, कितना बह रहा बच्चों, Q कूलाम का आवेश बह रहा बच्चों। अब जरा ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। जो सेल आपने लिया उसका विद्युत वाहक बल है मेरे बच्चों E, कितना है E। अब इस Q कूलाम के आवेश को जो वहां निकाले हो, जिसका मान IT आया है, उस Q कूलाम के आवेश को सेल सहित मान लो पूरे परिपथ में प्रवाहित कर रहे हैं। कहाँ प्रवाहित कर रहे हैं, परिपथ में प्रवाहित कर रहे हैं। तो अपना सेल कितना काम कर दिया, बाय द वे W जूल का। इसको प्रवाहित करने में सेल ने कितना कार्य किया, W जूल का। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो बबुआ सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W इंटू Q, W बटे Q हो जाएगा। ये W बराबर E इंटू Q। याद रखना, ये क्या निकाल रहे हो, ये निकाल रहे हो तुम आवेश स्मॉल q को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ये कैलकुलेट कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। तो बाबू सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। आपको पता है बच्चों कि E बराबर W बटे Q। अगर इस सेल का विद्युत वाहक बल E है तो यहाँ से किया गया कार्य कैसे निकाल सकते हैं, W बराबर इंटू Q। तो बाबू सेल सहित पूरे परिपथ में इस आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W बराबर E इंटू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या W बराबर Q का मान बच्चों IT। तो ये मिल गया EIT। ये याद रखना, ये सेल द्वारा किया गया पूरा कार्य है, ठीक है। आपका सेल जितनी ऊर्जा दे रहा है इस चार्ज को पूरे परिपथ में फ्लो कराने के लिए, ये पूरी ऊर्जा का मान है। लेकिन हमारी ऊर्जा 2 जगहों पे वेस्ट होगी, एक सेल के बाहर, दूसरी सेल के अंदर। तो चलो मान लिया
माना सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना भैया? टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V है। हम मान के चल रहे हैं कि सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना मेरे बच्चों? V। तब आवेश Q को, किसको? टर्मिनल का जिक्र किया मैंने, क्या समझे इससे? मतलब अपना आवेश Q कहाँ बहेगा? सेल के अंदर कि सेल के बाहर? बाहर। तो अब अपना आवेश Q सेल के बाहर परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, बाहर परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा भैया? V बराबर W इंटू Q हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सॉरी, W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया? अरे टर्मिनल विभवांतर V बराबर W बटे Q होता है। और Q ये चार्ज हो गया और W क्या है? आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो यहाँ से जब कार्य निकालोगे तो V इंटू Q हो जाएगा। बच्चों Q का मान कितना है? तो ये W, इसको बबुआ सेल के बाहर प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो हम लिख दे रहे EXT मतलब W एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर, सेल के बाहर किया गया कार्य V इंटू Q। और Q का मान बच्चों IT। तो ये सेल के बाहर कितना कार्य करना पड़ा? BIT। समझ में आया? ये सेल के बाहर किया गया कार्य है। कोई डाउट बच्चों? अब उसके बाद सेल के भीतर का जो विभवांतर होता है उसको सबसे पहले देख लो। सेल के भीतर का विभवांतर, देखिए सेल के भीतर का विभवांतर जो होता है बाह्य विभवांतर की तुलना में थोड़ा सा घट जाता है, इसकी वजह से उसको विभव पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव पतन कहते हैं। तो अगर सेल के भीतर का विभव पतन V डैश हो, कितना बच्चों? तो सेल के अंदर कितनी धारा जाएगी? जितना बाहर बहेगा, सेल के अंदर भी उतनी धारा जाएगी जितना बाहर जाएगा, I। और सेल के अंदर का प्रतिरोध कितना? तो विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध होता है। तो यहाँ हो जाएगा V डैश बराबर I इंटू R। ठीक, अब जरा देखो, अतः सेल के भीतर, कहाँ? सेल के भीतर आवेश Q को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो W इंटरनल, क्योंकि अंदर किए गए कार्य को निकाल रहे हो सेल के। तो वहाँ B डैश हुआ। अब यहाँ एक भी पहले से है तो दो मिल जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे लोग इसकी वजह से। तो सेल के भीतर किया गया कार्य इस विभवांतर के सोर्स से होगा, तो V डैश इंटू Q। तो W इंटरनल बराबर V डैश का मान Q का मान IT। W इंटरनल बराबर I स्क्वायर R। ये बच्चों सेल के भीतर ले जाने में किया गया कार्य हो गया। ये कहाँ का कार्य हो गया? वैद्युत सेल के भीतर ले जाने में किया गया कार्य। अब जरा एक बात बताओ, सेल के बाहर तुमने कार्य किया, कितना मिला? VIT। सेल के अंदर तुमने कार्य किया और दोनों को मिला करके कितना कार्य किए? तो इसका मतलब ये है ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से कि सेल के अंदर जितना कार्य किए और सेल के बाहर जितना कार्य किए, ये इसका मान कुल किए गए कार्य के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हो ना ही उत्पन्न कर सकते हो। तो इसका मतलब सेल के भीतर जो ऊर्जा है वो कितनी है? W। और ये ऊर्जा दो हिस्सों में बट रही है, W एक्सटर्नल और W इंटरनल। ठीक है, अब देखो जरा भैया, इनका मान रख दिया जाए थोड़ा सा, तो इनका मान जरा रख दो। तो W का मान EIT, W एक्सटर्नल का मान बच्चों EIT, W इंटरनल का मान I स्क्वायर RT। यहाँ से कुछ कॉमन बच्चों, IT कॉमन है, बाहर कर लीजिए, बचेगा यहाँ पे V प्लस I इंटू IT से IT, E बराबर V प्लस IR। ये बच्चों सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर के बीच में संबंध है, या इस संबंध को आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, V बराबर E माइनस IR। ठीक है, अब यहाँ से एक विशेष कंडीशन समझ में आ रही है, ध्यान दीजिएगा। ये V क्या है बच्चों? टर्मिनल विभवांतर। E क्या है? विद्युत वाहक बल। जब हम सेल से धारा लेते हैं, जब हम सेल से धारा लेते हैं तो
टर्मिनल विभवांतर का मान, किसका मान? विद्युत वाहक बल से कुछ घट जाता है, कितना? IR कम हो जाता है, क्योंकि IR किस रूप में बन जाता है? विभव पतन के रूप में। समझ में आया? ये बहुत जरूरी बात है बच्चों कि जब हम सेल से धारा लेते हैं तो इस स्थिति में सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। समझ में आया? ठीक। और अगर धारा ना ले तो आई का मान कितना है यहाँ पे? 0। जब धारा लोगे ही नहीं तो आई का मान 0 नहीं, तो यहाँ से रखो तो V E माइनस आई का मान 0 गुणे R, V बराबर यानी जब हम सेल से धारा नहीं लेते हैं तो टर्मिनल विभवांतर उस सेल के विद्युत वाहक बल के। चलिए पढ़ते हैं बाकी कल, और इनको एक बार कल फिर समझ लेंगे बच्चों, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।